Hello everyone, this is Shom Agrari and today I'm here with my new lecture on the topic of center of mass. So this is one of very interesting and most important topic of class 11 physics and in NCERT it is given in the system of particle and in rotational motion. Okay, in that this is one of the topic center of mass. तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को और अगर ये नहीं समझ में आता तो काफ़ी टिपिकल भी लगता है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगा कि कुछ कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सेंटर ऑफ मास को लेकर के बातें करते हैं अब कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास जैसे कि नाम से लग रहा है कि सेंटर सेंटर मीन्स जो भी चीज़ें और जो भी सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम का सेंटर उसी को लेकर के कुछ बातें हो रही हैं। ठीक है, अब सपोज अगर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, अब वो किसी भी रेगुलर शेप में हो या कोई भी इरेगुलर सा शेप हो, ठीक है, तो उस पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा, एक ऐसी पोजीशन जरूर होगी जहां से हम उस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, इस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, सबको लग रहा होगा हाँ बिल्कुल होता है भाई। ठीक है, अब अगर ये ऐसा इरेगुलर सा शेप है तो अब ये जरूरी नहीं कि ये इसके एग्जैक्टली सेंटर पर ही हो। ठीक है, वो यहाँ पर कहीं भी हो सकती है, यहाँ कहीं भी हो सकती है, यहाँ कहीं भी हो सकती है, वो पॉइंट इस पूरे सिस्टम में कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखा होगा क्या करते हैं लोग कि फुटबॉल को फिंगर पर रोटेट कराते हैं। ठीक है, तो अब अगर फिंगर पर इसको हम रोटेट करा रहे हैं फुटबॉल को, इस केस में भी क्या है कि हम यहाँ से बैलेंस कर रहे हैं एक तरह से फुटबॉल को ना, इस पॉइंट पर रख करके। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कहीं इसका पॉइंट होगा जिसके नीचे अपनी फिंगर को एडजस्ट करके इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखोगे इस वीडियो में, देखो इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इसको कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दिया है। ठीक है, तो उस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है। बट इसमें देखो इनका पाथ जो है वो कैसा आ रहा है, वो पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल की तरह लग रहा है जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। पर किसका पाथ, देख रहे हो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो एक पॉइंट है ना, ठीक है, तो बेसिकली ये देखो इस सब में ये एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है, वही सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, बाकी और कोई भी प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, देखो बॉडी घूम भी रही है, ठीक है, और आगे भी बढ़ रही है। इसे बोलते हैं क्या, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। ये अभी आगे बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, तो इसमें इस क्या हो रहा है कि बॉडी जो है वो रोटेट करते हुए आगे बढ़ रही है, बट जो इसका एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, पैराबोला इस बात को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और इसी पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, मास। ओके, so as you all know that every body consists so many small particles, and if the particle exists, so that particles have certain mass. Okay, like m1, m2, m3, m4 means if n number of particle is there, so we have total mass is mn. Okay, now the center of mass is the point where all the mass is assumed to be concentrated or supposed to be concentrated, जहां पर ऐसा लगे कि पूरी की पूरी बॉडी की पूरे पूरे सिस्टम का मास जो है उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हमें लग रहा है, फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का। ठीक है, तो देखो अगर हम डेफिनेशन में जाएं अगर हम लोग, ठीक है, तो डेफिनेशन में भी जा सकते हैं। देखो इधर ध्यान दो, यहाँ पर कि कैसे इसको डिफाइन किया गया। ये बेसिकली मैंने इसीलिए किया है जिससे कि जो लोग नोट्स का प्रॉब्लम है जिनको, वो यहाँ से नोट्स बना भी सकते हैं।
तो क्या लिखें, एवरी फिजिकल सिस्टम हैज एसोसिएटेड विथ इट अ सर्टेन पॉइंट whose motion characterizes the motion of the whole system. Yes, जैसे कि अभी आपने उसमें देखा था, ठीक है, उस वीडियो में, कि ये पॉइंट जो है ये पूरे के पूरे सिस्टम के मोशन को कैरेक्टराइज करेगा, शो करेगा, ठीक है। यानी अगर हम उस पॉइंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं तो हम पूरे के पूरे सिस्टम के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, मीन्स व्हेन द सिस्टम मूव्स under some external forces, means you are applying the force on that. Okay, so when you are applying the force, means you are applying the external force, then this point moves as if the entire mass of the system is concentrated at this point. Okay, so just suppose that this is the rod like structure and this is the midpoint of the rod, and you are applying the force F here. That time this point, suppose, is moving with acceleration A, so definitely this point is also moving with acceleration A, and this point is also moving with the same acceleration. Okay, no problem. Now suppose you are applying the force in this direction. Okay, means you are throwing this object. What will happen? This object will move in the parabolic path like this. Okay, this, this and this, ऐसा थ्रू। तो देखो ये जो इसका सेंटर था ना, जो मिड पॉइंट था इसका, ये ये इस पैराबोलिक पाथ पर है, बट ये जो इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करें तो वो अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है, बट ये जो है ना इसका मिड पॉइंट, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्टाइल को फॉलो कर रहा है, और इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट निकालना आसान है हमारे लिए, ठीक है, इस मिड पॉइंट का, क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ कर रहा है और हम प्रोजेक्टाइल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट हमें पता होंगे तो हम उसी से इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ ये जो पॉइंट था ना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यही सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, द पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द सिस्टम इज concentrated. Okay, so suppose that we have the mass m1, m2, m3 and so on mn. Okay, means we can consider a system of n point masses. Okay, system of n point masses m1, m2, m3 and so on mn, whose position vector from origin is r1, r2, r3 and so on rn. Okay, so then the position vector of the center of mass, center of mass का position vector कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है, मतलब इस मास m1 की ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है, सब कोऑर्डिनेट 0,0 है, इससे डिस्टेंस r1 है, इस m2 की डिस्टेंस जो है वो r2 है, इस mn n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो इसकी rn हमने डिस्टेंस देख ली, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। अभी यहाँ पर ओरिजिन की बात हो रही है, अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी m1 m2 plus so on mn, and similarly if we have n number of particle mn rn। ओके, ठीक है, तो हमें ये इसका यहाँ से पोजीशन वेक्टर मिल गया सेंटर ऑफ मास का, आर सी एम, दिस आर सी एम इज एक्चुअली द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास।
मतलब यहाँ पर कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं, m1 r1 m2 r2 m3 r3 एंड सो ऑन। ओके, कुछ कुछ इसको देख के कुछ कुछ लग रहा है कि हमें कुछ याद आ रहा है। यस, क्या हमने एक पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स, जहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा था सर्टेन डिस्टेंस r पर, तो वहां पर r और f का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे, r क्रॉस f, ठीक है, और उसे हम बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो वैसे यहाँ पर कौन है, डिस्टेंस के साथ कौन है, मास, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ मास। m और r का जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास या मास मोमेंट, मोमेंट ऑफ मास। ओके, नाउ सी, अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, m1 r1 m2 जिसको हम समेशन के फॉर्म में, ये तो देखा ही होगा ऑलरेडी, हमने क्लास 10 में पढ़ा था, सिग्मा के फॉर्म में से बोलते हैं समेशन, ठीक है। तो अब समेशन में जनरलाइज कर देते हैं m1 r1 m2 r2 को। तो हमने क्या किया, 1 और r1, इसकी प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, i, mi और ri, ठीक है, और i की लिमिट लगा दी कहाँ से, 1 से लेकर के n तक। अगर i की लिमिट 1 से लेकर के हमने कितनी कर दी, सपोज 3 कर दी, यहाँ 1 कर दिया, n की प्लेस में 3 कर दिया, तो ये करेगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, बस रुक जाएगा, ठीक है। तो n नंबर्स तक ये इसको ऐड करता रहेगा, ठीक है, m इंटू आर के फॉर्म में, और अपॉन टोटल मास एम आई। ओके, ये हो गया टोटल मास। अब टोटल मास एम आई को अगर हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कहीं के ऊपर देखने को मिलेगा, तो इसको ऐसे 1/m समेशन ऑफ एम आई आर आई एंड आई इक्वल 1 to n। ओके, ठीक है, तो ये हमको पोजीशन वेक्टर मिल गया सेंटर ऑफ मास का। अब अगर पोजीशन वेक्टर मिला है तो इसका मतलब जरूर इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई और जेड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये, ठीक है, तो जैसे मैंने पहले आपको बता रखा हुआ है कि MIRI जिसे हम बोलते हैं क्या, मोमेंट ऑफ मास, ठीक है। सपोज जो हमारे पास RI जो पोजीशन वेक्टर था, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है। आई के साथ का हमने इसको जनरलाइज किया आई के फॉर्म में, इसलिए इसको हम XI कैप प्लस YIJ कैप प्लस ZIK कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो वैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स सी ओ एम, वाई सी ओ एम, जेड सी ओ एम के फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर हम सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे हम लोग, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन mn xn अपॉन टोटल मास एक्स के लिए, ठीक है। और इसको जनरलाइज करके हम उसी फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं ऐसे, जैसे हमने पहले लिखा था, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर वाई एंड जेड ऑल्सो, ठीक है, देखो वाई के लिए भी हमने लिख दिया वाई सी ओ एम समेशन ऑफ एम आई वाई आई, या फिर इसको हम लोग सिंपल m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस सो ऑन mn yn के फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन टोटल मास, ठीक है, m1 m2 so on and similarly we can write z also, ठीक है, z को लिख दिया। ओके, तो हमें अगर x COM पता हो जाएगा, y COM भी पता होगा और z COM भी पता होगा, तो हम आसानी से इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो देखो बेसिकली z की जरूरत हमको नहीं पड़ती है अभी तक, हम x और y में ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जब हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो उसमें z को लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं आपके लिए, वो ध्यान से सुनो। क्या नोट पॉइंट है, पहला क्या है इसमें नोट पॉइंट है कि इफ द ओरिजिन इज टेकन एट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ओरिजिन को ही सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर लिया गया है, तो भाई सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंसेस थी वो तो खत्म हो गई, वो तो जीरो हो गई, तो अब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Hence the center of mass is then about the point will be zero. Okay, means the mass moment will be zero. Summation of mi ri will be equal to zero. Okay,
इनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट क्या है कि इफ वी चेंज द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन को चेंज कर देना, R1 R2 R3 चेंजेस डेफिनेटली, ये है ओरिजिन, ठीक है, अभी तो ये ओरिजिन है। अब सपोज अगर हम ओरिजिन को चेंज करते हैं, ठीक है, ये है ओरिजिन, सपोज अब ये हमने मान लिया ओरिजिन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब अगर ओरिजिन चेंज कर दिया, R1 R2 R3 सब चेंज हो जाएगा, बट जो सेंटर ऑफ मास है ना वो नहीं बदलेगा। बिल्कुल, सपोज अगर ये यहाँ पर कोई बॉडी थी, इसका मास ये M1 था, ये M2 था, ये इसका मिड पॉइंट जो था, ये इसका सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, बिल्कुल। तो अब अगर हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस R1 होगी, इसकी डिस्टेंस जो है ये R2 होगी। अगर इसको ओरिजिन मानेंगे तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये R1 होगी, यहाँ से ये डिस्टेंस R2 होगी। मतलब ये R1 R2 चेंज हो सकता है, बट ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है ना, ये नहीं चेंज होगा, ये तो वहीं पे रहेगा, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा था कि उस जो तुमने वीडियो में देखा था कि जब वो पर्सन जंप कर रहा था ऐसे, तो अब वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, ठीक है, यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, बट उसका जो सेंटर ऑफ मास है ना वो वही था, वो चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास को लेकर चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हो गई ना? ओके, ठीक है। तो अब अगर क्लियर हो गई है तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सपोज कि हमारे पास जो सिस्टम है, ठीक है, उसमें दो पार्टिकल्स हैं, M1 और M2, ठीक है, दो पॉइंट मास है M1 M2, और एक दूसरे से जो L डिस्टेंस पर है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस L, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, बिल्कुल कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो देखो, पहले हमें क्या करना है, किसी एक को भी हम ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं, या इसको, या ओरिजिन इसके बाहर भी एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज M1 जो है ये ओरिजिन पर है, ओके। M1 अगर ओरिजिन पे है, इफ M1 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड M2 इज प्लेस्ड एट L, 0, ठीक है, एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है इसमें, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया M1 का, यहाँ लिख दिया M2 का, और ये जो सेंटर ऑफ मास है, इनकी डिस्टेंसेस है वो कितनी है, R1 और R2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से R1 की डिस्टेंस, सॉरी M1 की डिस्टेंस, और सेंटर ऑफ मास से M2 की डिस्टेंस। अब अगर हम इसका x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें x ही है, y तो है ही नहीं है, सो x um क्या हो जाएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, ओके, कोई दिक्कत नहीं। x1 इज व्हाट, x1 इज जीरो ना, तो ये पूरा पोर्शन जीरो, प्लस M2 टाइम्स ऑफ x2 इज व्हाट, x2 इज L अपॉन टोटल मास, तो यहाँ से हमें R1 मिल जाएगा, M2L अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। एंड वी नो दैट L विल बी इक्वल टू द R1 प्लस R2, टोटल लेंथ L जो है ये R1 प्लस R2 के सम के इक्वल है, तो R1 मालूम चल गया, यहाँ पर उठा करके R1 की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा, ठीक है। R2 अगर तुम्हें निकालना है तो ओके, नो प्रॉब्लम, हम कर भी देते हैं, ये देखो, ओके। अब इधर देखो R2 हमने कैलकुलेट कर लिया, L माइनस M2L अपॉन M1 प्लस M2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा M1L अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमें R2 की वैल्यू मिल गई, और ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। तो R1 में कुछ नहीं है, R1 इक्वल क्या है, M2 टाइम्स ऑफ L अपॉन M1 प्लस M2, और R2 में है M1 टाइम्स ऑफ L अपॉन M1 प्लस M2। पहली बात एक चीज यहाँ से क्लियर कर दूं, ठीक है, इस फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से, कि इफ R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल, ठीक है, यानी L को हमने हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया, और साथ में M1 और M2 भी इक्वल है, मास M1 M2 इक्वल है, डिस्टेंसेस भी इक्वल हो जाएंगे उस केस में, और सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर होगा, ठीक है। सो R1 इक्वल R2, अगर ऐसा है, ठीक है, और इसका मास जो है बॉडी का M1 M2 वो दोनों इक्वल है, तो अगर जब भी बॉडी के मास इक्वल होंगे तो
उस टाइम पर जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वही सेंटर ऑफ मास की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब उस इक्वेशन से हम और क्या कह सकते हैं कि m1 और m2 की बात कर रहे थे अगर हम लोग वहां पर, तो डिस्टेंस और मास में जो रिलेशन है वो इनवर्स का रिलेशन है। ठीक है, मास को इंक्रीज करते जाओगे तो डिस्टेंस जो है वो बढ़ती जाएगी। कहाँ से? सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही बात। कैसे? अगर ये रॉड इधर वाले का मास ज्यादा है, दिस इज m1, दिस इज m2, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके आसपास कहीं पर होगा। एग्जैक्टली मिड पर नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। अगर m2 ज्यादा है, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो इन्वर्सली है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, R1 अपॉन R2 इक्वल M2 अपॉन M1। ऐसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, M1 R1 इक्वल M2 R2, मिल जाएगा। ओके, मीन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम lie on the line joining the center of mass of two particle system. Okay, it is clear? I think now it is clear. Okay, अभी देखो एक यहाँ से एग्जांपल भी देखते हैं इसका हम लोग, तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। सपोज अगर हमारे पास क्या है, दो पार्टिकल हैं जिनके मास 1 kg और कितने हैं, 2 kg। दिस इज 1 kg एंड दिस इज 2 kg, और ये डिस्टेंस है x इक्वल 0, 2x इक्वल 3। मतलब टोटल जो l था उसकी जगह पर अब क्या है, 3। क्या प्रॉब्लम, ये 0, 0 हो जाएगा, दिस इज 3, 0 हो जाएगा। बस अब क्या है, अब क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, फटाफट से निकाल डालो। ठीक है, अब तो निकाल सकते हो ना। ओके, तो निकाल करके चैट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ही बताना, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बताने वाला। ठीक है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ओके, तो आज वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे और भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।